दोस्तों, आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो हिंदी के टॉपिक को डिस्कस किया था, हम लोग उसी के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने देखा था वो व्याकरण के बारे में पहली क्लास थी, हम लोगों ने शुरू ही किया था। ये देखा था हम लोगों ने व्याकरण के विषय में कि व्याकरण का अर्थ क्या होता है। तो हमने देखा था किसी भी शब्द को शुद्ध रूप से उच्चारण, शुद्ध रूप से लेखन तथा शुद्ध रूप से उसका प्रयोग करने वाली किताब को हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। करने वाली किताब को हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। इतनी चीजें हम लोगों ने देखी थी। फिर हम लोगों ने आगे देखा था कि अगर हम किसी चीज को मुंह से बोल रहे हैं, किसी चीज को मुंह से सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा था मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है ध्वनि। इतनी चीजें हम लोगों ने देखी थी। फिर देखा था इसी ध्वनि के लिखित रूप को, इसी ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कह देते हैं? वर्ण कह देते हैं। इसी ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कह देते हैं। फिर हम लोगों ने एक चीज देखा था कि अगर आपसे कोई पूछे लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप बताते कि वर्ण है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई आपने बताया था कि सर वर्ण होती है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। अच्छा, अगर फिर मैंने आपसे एक चीज पूछा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे। एक वर्ण दिया था, एक ध्वनि दी थी, एक शब्द दिया था, एक वाक्य दिया था। फिर मैंने आपसे बोला था कि अगर कोई शर्त ना हो, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर कोई शर्त ना हो, तो आप वर्ण लगाएंगे कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। कब? जब कोई शर्त ना दे रखी हो तब। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के आगे चलने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग वर्ण विचार को थोड़ा जीरो लेवल से पढ़ने की कोशिश करना चाह रहे हैं। जो आपका वर्ण विचार था उसे हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ण विचार क्या है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है हम आज वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था वर्ण विचार। ठीक, अब एक चीज मैंने आपको कल भी डेफिनेशन के रूप में बताई थी कि जब हम लोग क्या करते हैं, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, जब मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप ले लेते हैं, जब क्या करते हैं? ध्वनि का लिखित रूप कह देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इन्हीं वर्ण के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि वर्णमाला अगर आपसे कोई पूछे तो आप सीधे सीधे बच्चों वाले चीजें जो हम लोग रट करके रखते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, इससे आपको एक कदम जो है थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। ऊपर उठ करके आप बताएंगे कि ध्वनि जो क्या होती है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसके लिखित रूप को, उसके क्या लिखित रूप को हम क्या कह देते हैं? उसके लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। और उसी वर्ण के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। उसी वर्ण के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कह देते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इतनी चीजें मैंने आपको कल की क्लास में बहुत अच्छे से बता दी थी। ठीक है, अब जरा सा अगर हम लोग आगे चलने की कोशिश करें कि वर्ण चीज जो आपके जहन में आती है, वर्ण चीज जो आपके जहन में आती है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सब कुछ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप वर्णमाला का जो है एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लें। ठीक है, ये लिखेंगे वर्णमाला की डेफिनेशन। आप लोग वर्ण विचार डाल करके आप ऐसे लिखिएगा मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं तथा वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें हो गई।
अब हमारी एक बात समझिएगा, आपको हेडिंग डालना है मानक हिंदी वर्णमाला। इस चीज का आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसको बोलेंगे मानक वर्णमाला, मानक वर्णमाला, ठीक है, मानक वर्णमाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके वर्णमाला में कुल कितने शब्द हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी वर्णमाला में कुल कितने शब्द हैं, तो आप कहोगे सर हमारे वर्णमाला में अगर हम लोग बात करें कि सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको उच्चारित कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको उच्चारित कर रहे हैं, तो बताएंगे सर 42। ऐसे लिखेंगे कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होती है। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होती है। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होती है, यानी 45 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 45 वर्ण होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सर इनको भी जरा सा तोड़े, अगर आपसे कोई पूछे कि सर इनको भी तोड़िए, तो आप कहिए अच्छा कोई बात नहीं, हम सिर्फ 10 स्वर को ही उच्चारित कर पाते हैं, हम सिर्फ 10 स्वर को ही उच्चारित कर पाते हैं और आपके 35 व्यंजन को ही उच्चारित कर पाते हैं। तो आप ऐसे लिख लीजिएगा 10 स्वर होते हैं, 10 क्या होते हैं आपके स्वर होते हैं, और 35 क्या होते हैं आपके व्यंजन होते हैं। 35 क्या होते हैं आपके व्यंजन होते हैं। 35 क्या होते हैं आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो आपकी मानक वर्णमाला है इसमें कितने शब्द होते हैं? 45 शब्द होते हैं। उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने बचपन में खूब पढ़ी होगी, काखा गाघा अंगा। अंगा मतलब कुछ नहीं, टाठा डडा अड़ा, अड़ा मतलब कुछ नहीं। तो अगर इसमें कुछ नहीं है तो इसको वर्णमाला में रखा ही क्यों गया है? एक बात ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका अंगा, ठीक है, ध्यान देंगे, ये हो गया आपका अंगा। ये बिंदी रखना बहुत जरूरी है, अगर ये बिंदी यहां नहीं लगाई ना तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ इसको ऐसे लिख दिया तो ये हो जाएगा डा, ये क्या हो जाएगा? डा। अगर आपने इसको ऐसे करके लिख दिया, इसके नीचे बिंदी लगा दी है ना, इसको क्या बोलते हैं? उच्छिप्त चिन्ह। अगर यहां पर आपने ताड़न जात या उच्छिप्त चिन्ह लगा दिया तो हो जाएगा अड़ा। जैसे आपको लिखना है सड़क, तो आप इसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? इस ड़ा का यूज करेंगे। अगर आपको डलिया लिखना है तो आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप? इसका यूज करेंगे। लेकिन गंगा अगर आपको लिखना है तब आप अंगा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अंगा का यूज करेंगे। बिना अंगा के गंगा लिखना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। बिना अंगा के गंगा लिखना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आपने पुरानी किताबों में देखा होगा, उसमें ऐसे करके जो है ये लिखा रहता है, ऐसे करके लिखा रहता है, हम समझ भी नहीं पाते ये लिखा क्या है। ये लिखा होता है गंगा। ये क्या लिखा होता है? गंगा लिखा होता है। एक चीज मेरी ध्यान दीजिएगा जरा सा, ये आपको लग रहा होगा सर मैंने गा क्यों नीचे लगाया? जो चीज नीचे लगी होती है ये अपने आप में क्या होती है? ये अपने आप में पूरी होती है। ये अपने आप में क्या होती है? पूरी होती है। जो ऊपर की चीजें होती है ये होती है आधी। ये क्या होती है आपकी? आधी होती है। अगर आपको विश्वास नहीं पड़ रहा है तो मैं प्रदीप लिख करके आपको दिखाता हूं। ये है आपका प्रदीप, ठीक है, ये है क्या आपका प्रदीप। अब बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि इसमें पा पूरा है ना, जबकि ये गलत है। पता है, इसमें जो चीज है, जो पैर पकड़े हुआ है ये पूरा है और पा क्या है? आधा है। जो आपका रा है ये पूरा है और जो आपका पा है ये क्या है? आधा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, आधा पा
पूरा रा, दा पे बड़ी की मात्रा, और ये चीज आप अगर मिक्स करके लिखेंगे तो आपको प्रदीप शब्द जो है वो मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो नीचे है ये कंप्लीट है, पूरा है, जो नीचे है ये कंप्लीट है, पूरा है, और जो ऊपर है ये क्या है आपका आधा होता है। क्या सर कोई एक और एग्जांपल दीजिए, रा से ही ले लीजिए। मैंने बोला ट्रक, ठीक है, मैंने बोला ट्रक, तो आप कहेंगे सर इसमें ये वाला चिन्ह लगाते हैं। असल में ये कोई चिन्ह ही नहीं होता है, ये कोई चिन्ह ही नहीं होता है। अगर मैं कहूं कि ये ट्रक में ये जो टा है ये आधा लिखा हुआ है और रा लिखा हुआ है पूरा, तो आप चौंक जाओगे, सोचोगे अरे ये कैसे। समझिए, जब हमने टा लिखा तो इसमें हलंत लगा दिया, हमने जब टा लिखा तो उसमें क्या लगा दिया, हलंत लगा दिया, और फिर जब हमको रा लिखना था तो हमने रा इसमें ऐड कर दिया, और उसके बाद फिर हमने लिख दिया क्या है यहाँ पर का। तो क्या हो गया ये आपका ट्रक, क्या हो गया आपका ट्रक। इसी तरह से हम ड्रम लिखते हैं, इसी तरह से हम ड्रम लिखते हैं। विश्वास मानिए मेरे साथियों, टेट, सीटेट, सुपर टेट में क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। ड्रम लिखा होता है, पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अर्ध वर्ण है या आधी अवस्था में आया हुआ है। सबसे पहले आपको ऑप्शन दे देगा रा, फिर आपको ऑप्शन दे देगा डा, फिर आपको ऑप्शन दे देगा माँ, ठीक है, और फिर आपको ऑप्शन दे देगा डा और रा दोनों। तो बहुत सारे भाई लोग गलत कर देंगे। क्यों गलत कर देंगे? उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आधा रा है, जबकि रा आधा नहीं है मेरे दोस्तों, रा पूरा है, और जिसके नीचे ये लगे हुए हैं उनको क्या कर देते हैं, ये आधा कर देते हैं। तो इस तरह से समझिएगा कि अगर हम लोग बात करें वर्णमाला में तो हर एक चीज का अपना एक मतलब होता है। अगर हम लोग वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला में हर एक चीज का अपना मतलब होता है, बिना मतलब के वर्णमाला में कुछ ऐड नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इतनी बातें हम लोगों ने कर ली कि उच्चारण के आधार पर जो है हमारे वर्णों की संख्या 45 होती है, जिसमें से 10 स्वर होते हैं और 35 क्या होते हैं, आपके व्यंजन होते हैं। कहेंगे सर उच्चारण के आधार पर ना बता करके हमें लेखन के आधार पर बताएं। हमें क्या करें, लेखन के आधार पर बताएं। तो लिख लीजिएगा, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। अब फिर से वही चीज है, इसमें क्या क्या होता है ध्यान दीजिए। जब यहाँ पर 45 था तो 10 स्वर होते थे, 52 हुआ तो 13 स्वर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, 13 आपके स्वर हो जाएंगे। 13 क्या हो जाएंगे, आपके स्वर हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज समझिए। अभी मैं आपको जब स्वर पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज पूरी की पूरी डिटेल में आपको मैं खोल करके दिखाऊंगा कि क्या होता है ये, ठीक है। प्लस 35 ही व्यंजन होंगे। एक काम करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा और मुझे एक्सपेंड करना है, नीचे लिख देते हैं। 13 क्या होते हैं, आपके स्वर होते हैं, ठीक है, प्लस 35 आपके क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, प्लस 35 क्या होते हैं, आपके व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब देखिए 35 क्या हो गए, आपके व्यंजन हो गए, और 4 जो होते हैं वो आपकी विदेशी ध्वनियां, जैसे खा हो गया, ग हो गया, मतलब, और जो 4 होते हैं आपके, वो होते हैं आपके संयुक्ताक्षर। जो 4 होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके संयुक्ताक्षर। क्या होते हैं वो, आपके संयुक्ताक्षर, ठीक है। अब आप कहेंगे सर संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं, तो देखिए संयुक्ताक्षर का मतलब देखिए संयुक्त धन अक्षर, जो 2 वर्णों से या 2 से अधिक वर्णों से संयुक्त रूप से बन रहा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं, या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, संयुक्त व्यंजन होते हैं या संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे आपने कहा सर ता, आपने कहा सर छा, मतलब क्षत्रिय वाला छा, आपने कहा सर श्रीवास्तव वाला श्रा, ठीक है।
तो ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। आपने कहा सर ज्ञ 4 होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। हालांकि मैं अभी इनको डिटेल में लिखाऊंगा। जो आपके संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन होते हैं वो आप लिख लें ऐसे। एक तो छा होता है, इसीलिए जब हम लोग कक्षा का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, कक्षा नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, कक्षा में ये हो गया, ठीक है। एक आपको लिखना है त्रा, ठीक है, एक लिखना है आपको क्या, स्रा, ये श्रवास्तव वाला श्रा है, ठीक है। एक क्या लिखना है आपको, ये श्रवास्तव वाला स्रा लिखना है, और एक आपका है ज्ञा, ठीक है, एक क्या है आपका ज्ञा, ठीक है। तो ये किससे किससे मिलकर के बना होता है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग जो है वो डिटेल में देखेंगे, एक एक चीज डिटेल में देखेंगे कि किन चीजों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। ये तो हो गए। अच्छा, ये जो 35 व्यंजन है आप इन्हें ऐसे भी तोड़ सकते हो कि सर 33 तो आपके साधारण व्यंजन होते हैं, 33 को तो क्या होते हैं आपके साधारण व्यंजन होते हैं, साधारण व्यंजन होते हैं, प्लस 2 अगर हम लोग बात कर ले, 2 अगर हम लोग बात कर ले, इनको बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन। क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। समझिएगा हमारी बात को। अभी जो मैंने आपको इससे पहले 2 चीजें बताई थी, अभी जो हमने आपको 2 चीजें बताई थी, कौन कौन सी सर, एक तो बताई थी ये सड़क वाला अड़ा, और एक हमने अभी आपको बताया था अड़ा, ठीक है, ढा, ठीक है। तो 2 चीजें हो गई, एक क्या हो गया आपका सड़क वाला अड़ा, और एक क्या हो गया आपका ढा। जैसे आपको लिखना है चढ़ाई तो आप इसका यूज करेंगे, कढ़ाई तो आप इसका यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको ढक्कन लिखना है तो आप सिर्फ ऐसे ढा बना करके अपना काम चला लोगे। ये हो गया आपका ढक्कन। अभी इसके बारे में लोग बिल्कुल से आएंगे, एकदम से टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। तो एक बात मुझे जरा सा बताइए, ये भाई साहब ढक्कन वाले ऐसे भी यूज हो रहे हैं, मुझे अगर चढ़ाई लिखना है तो ये ऐसे भी यूज हो रहे हैं, तो क्या ये 2 रूपों में यूज हो रहे हैं या नहीं यूज हो रहे हैं। ऐसे मुझे अगर लिखना था सड़क, मुझे क्या लिखना था सर, सड़क, तो ये अड़ा यूज हो रहा है। मुझे लिखना था मान लीजिए मुझे कुछ भी लिखना था, मुझे लिखना था घोड़ा, ठीक है, घोड़ा नहीं घोड़ा ही लिखना था, तो ये डलिया लिखना था, मान लीजिए डलिया, ठीक है, तो मैंने ऐसे डलिया लिख दिया। तो यहाँ ये ऐसे डा यूज हो रहे हैं, यहाँ ये ऐसे अड़ा यूज हो रहे हैं। तो इनके पास 2-2 क्वालिटीज हैं, इनके पास क्या है, 2-2 क्वालिटीज हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, इन्हें बोलते हैं हम लोग द्विगुण व्यंजन, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे चल के अभी डिस्कस भी करेंगे, बहुत अच्छे से एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप इस चीज को समझ ले कि अगर हम लोग बात करें मानक वर्णमाला में, तो उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पर 45 और लेखन के आधार पर 52 होते हैं। अगर उच्चारण के आधार पर हम बात कर लें तो 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं, और अगर हम लोग लेखन के आधार पर बात कर लें तो 13 स्वर होते हैं। आपके कितने स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं, 35 आपके व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं या संयुक्ताक्षर होते हैं। और फिर से अगर हम लोग इस 35 व्यंजन की बात कर लें तो इसमें क्या होते हैं आपके 33 व्यंजन प्लस 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन प्लस 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद संयुक्ताक्षर में क्या होता है आपका, ये चारों संयुक्ताक्षर हो जाता है। तो आप ऐसे इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इस चीज का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, ठीक है, नोट कर लें इसको एक बार जरूर, ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब समझिएगा हमारी बात। कहीं कहीं जो है अगर हम लोग बात करें मानक वर्णमाला की, तो इसमें दी हुई है वर्णों की संख्या 47। इसमें वर्णों की संख्या कितनी दी है, 47। मतलब 45 तो आपके नॉर्मल है ही है, 45 तो क्या आपके नॉर्मल है ही है उच्चारण के आधार पर। लेकिन 2 हम लोगों ने जो आपके क्या होते हैं आगत व्यंजन होते हैं, जैसे जा और फा, ठीक है। आप ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे लिखें कि कहीं कहीं व्यंजनों की कहीं कहीं वर्णों की संख्या
47 दी हुई है, 47 दी हुई है, 47 दी हुई है, जिसमें 45 प्लस 2, 45 प्लस 2 इसको हम लोग बोलते हैं आगत व्यंजन। आगत मतलब हम लोगों ने जैसे किसी से ले लिया है, नुक्ता लगा देते हैं जा, और एक और ये नुक्ता हो गया आपका फ, एक नुक्ता हो गया आपका जा और एक नुक्ता हो गया आपका फा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो आपके आगत व्यंजन होते हैं वो भी इसमें नोट कर लेते हैं कि कहीं कहीं पर वर्णों की संख्या 47 दी हुई है, कहीं कहीं वर्णों की संख्या 47 दी हुई है। अच्छा एक चीज और, कामता प्रसाद जी ने 46 वर्ण माने हैं, इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा कि कामता प्रसाद गुरु जी के हिसाब से कितने वर्ण हैं आपके, 46 वर्ण हैं। जब हम आपको हिंदी भाषा का विकास पढ़ाएंगे तो उनमें इनका बहुत बड़ा नाम आएगा, वहां पर हम लोग इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या है कैसे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझें कि उच्चारण के आधार पर हमने आपको बताया था 45 वर्ण होते हैं, लेखन के आधार पर हमने आपको बताया था 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बोला कहीं कहीं किताबों में लिखा है 47 वर्ण, यानी 45 प्लस 2। कामता प्रसाद जी ने कुल मिलाकर के वर्णों की संख्या कितनी मानी है, 46 वर्णों की संख्या मानी है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो हम लोग आगे चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। अब समझिए हम लोगों को पढ़ना है स्वर, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर, समझेंगे स्वर, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए स्वर सारे लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है कि हेडिंग डाल देंगे, स्वर का मतलब होता है आपका वोवेल, ठीक। अगर हम लोग स्वरों की संख्या की बात करें तो लेखन के आधार पर 13, लेखन के आधार पर 13, उच्चारण के आधार पर 10, कहीं कहीं 11 भी है। आइए हम लोग जरा से इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है स्वर। तो ऐसे लिखेंगे, स्वर की पहले डेफिनेशन आप लिख लें कि ऐसे वर्ण जो बिना किसी सहायता से, बिना किसी सहायता से बोले जा सके उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे आप जब बोलते हो स्वरों को तो आपका जो स्वर तंत्र है, स्वर तंत्र मतलब क्या, ये वोकल कॉर्ड, मतलब ये जो आपका अंदर का गला होता है, ठीक है, आपका जो मुंह होता है या जो आपका तालु होता है, जीभ होता है, होंठ होते हैं, ये कहीं सटते ना हो, ये कहीं सटते ना हो। ऐसे वर्णों को जब हम लोग उच्चारित करते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। तो ऐसे वर्ण जो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे लिखेंगे, आप लोग लिखना शुरू करेंगे, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ठीक है। फिर आपको लिखना है ए, आए, ओ, औ, अंग, आहा, अंग, आहा, ठीक है। अब एक चीज और है, इसको घर वालों के सामने जो है, जब आप वीडियो देखें तो एयरफोन लगा के देखिएगा, नहीं तो घर वाले कहेंगे जैसे जैसे मेरा बच्चा बड़ा होता जा रहा है, इसका बचपना आता जा रहा है, अब बताएं इसको इतना पढ़ाने लिखाने से क्या फायदा। मैंने इसको ग्रेजुएशन करा दिया, कुछ बीएड वाले होंगे जो बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो चुके होंगे, कुछ ऐसे हैं जो बीएड के बाद जो है टीचिंग की तैयारी कर रहे होंगे, वो भी इस वीडियो को देखेंगे। तो घर वाले ही कहेंगे इतना पढ़ाने लिखाने से क्या फायदा, ससुरा पढ़ तो ABCD रहा है, पढ़ तो क्या रहा है, छोटा बड़ा ही रहा है। इसलिए आप एयरफोन लगा करके कान में इसको आराम से सुनिएगा, मैं पढ़ाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। देखिए अगर हम इसको काउंट करें, अगर हम इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है। कितनी होती है, 13 होती है। उससे ज्यादा स्वर नहीं होते हैं लेखन के आधार पर। लेकिन अगर हम उच्चारण के आधार पर देखें तो हम अंग को और आहा को और जो आपका री है इसको बोल नहीं पाते हैं। बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि गूंगे हो जाते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन बोल तो लेते हैं दोस्तों, लेकिन होता क्या है कि इसको बोलने पर हमारी जो स्वर तंत्री है ये आपस में कहीं ना कहीं टच
जरूर कर जाती है और टच करने की वजह से स्वरों के डेफिनेशन से ये बाहर हो जाता है। जबकि स्वरों की डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसे वर्ण जो बिना किसी सहायता के, सहायता का मतलब क्या, जो आपका मुंह का पार्ट है, जो आपका मुख का पार्ट है, ये कहीं आपस में टच ही ना करे, बड़े इजीली आप चीजों को बोल सके, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब देखिए जरा सा, आप बोल करके देखिए आ, ध्यान देना, छोटा आ नहीं बोलेंगे, इसे छोटा आ हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। छोटा आ तो हमको सिखाने के लिए कहा जाता है, समझिए। इसको हम लोग कह सकते हैं आपका लघु आ, इसको बोल सकते हैं दीर्घ आ, लघु ई दीर्घ ई, लघु ऊ दीर्घ ऊ, ठीक है। इस तरह से हम लोग उच्चारण कर सकते हैं, ठीक। अब समझिए चीज क्या है। वैसे तो अगर हमको उच्चारण करना है तो बचपन में हमको सही उच्चारण सिखाया जाता है, कैसे, आ ई उ ऊ, है ना, आ ई उ ऊ। आप बोल करके देखिए, मेरे साथ बोलिए आ ई उ ऊ, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था घर वालों के सामने इस वीडियो को मत देखिएगा, नहीं तो कहेंगे ये जो तुम याद कर रहे हो ये तो मुझे वैसे ही याद है बिना कुछ पढ़े हुए, ठीक है। अगर यही पढ़ने से नौकरी मिलती है तो मुझे भी नौकरी अब तक मिल जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या है आ ई उ ऊ। जब आप बोलते हैं तो आपका जो मुंह है, ऐसा लग रहा है कि कहीं टच हो रहा है, ई बोल रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि टच हो रहा है, बट टच कहीं नहीं हो रहा। अंदर से जो हवा है, जो आपके मुंह के अंदर से हवा है, ये पूरी की पूरी हवा निकल करके आ रही है। आपके मुंह के अंदर की हवा पूरी तरह से बाहर डिलीवर हो रही है। इट मींस इसमें जो है आपके स्वरों को बोलने में आपका मुंह जो है वो टच नहीं करता है। लेकिन री बोल करके देखें, री री री, है ना, क्या होता है, री से ऋषि, ठीक है। री जैसे आपने बोला तो आपको लग गया कि अरे यार मुंह तो कहीं ना कहीं टच कर गया, री, है ना। जो आपकी जीभ है ये तालू पे से हल्की सी रगड़ रही है ना, री बोल करके देखें। इसलिए हम लोग जब उच्चारण के आधार पर डिस्कस करते हैं तो उच्चारण के आधार पर री भैया को गायब कर देते हैं, ठीक है। अच्छा आइए अब बोल करके देखते हैं ए आए ओ आओ, है ना, ए आए ओ आओ। बोल करके देखें, कहीं भी आपका जो मुंह है वो इधर उधर टच नहीं करेगा। इट मींस इनको भी आप बड़े इजीली बोल सकते हो, है ना, उच्चारित कर सकते हो। लेकिन अंग बोल करके देखें, अंग, आहा, मुंह आपका जो है वो टच कर गया, मुंह जो है वो आपका टच कर गया, आहा आहा। आप कहेंगे सर आहा में तो टच नहीं किया, लेकिन एक चीज समझिएगा, ये दोनों जब छोटा आ का यूज करेंगे तभी हो सकता है। यानी जब आप आ का यूज करेंगे तो ही ये आपके अनुस्वार और अनुनासिक, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुस्वार या अनुनासिक बोलते हैं, चांद बिंदी नहीं बोलेंगे। अभी हम लोग जब चीजों को आगे धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत डिटेल में देखेंगे। इनको चांद बिंदी नहीं बोलते हैं, इनको सांप जो काटता है वो वाली बिंदी नहीं बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं अनुस्वार और अनुनासिक बोलने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें उच्चारण के आधार पर तो 10 होंगे, कहीं कहीं 11 भी लिखा है, उन्होंने क्या मान लिया है कि री भी आता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें लेखन के आधार पर तो 13 स्वर होते हैं। लेखन के आधार पर कितने स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं। इस बात को अपने नोट्स में जरा आप नोट कर लें, तुरंत 2 मिनट के अंदर नोट कर लें, ठीक है। 2 मिनट के अंदर आप नोट कर लें, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, अब एक चीज समझिए, ये जो दोनों वर्ण हैं, ये जो दोनों वर्ण हैं, ये एक्चुअली में संस्कृत से डायरेक्ट ले लिए गए हैं। आप ऐसे लिखेंगे अंग कॉमा आहा, आहा। संस्कृत से सीधे वर्णित है, संस्कृत से सीधे वर्णित है, संस्कृत से सीधे वर्णित है। ये सिर्फ स्वरों पर जोड़े जाते हैं, 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 ठीक है। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं,
अयोगवाह कहते हैं, इन्हें अयोगवाह कहते हैं, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। देखो अयोगवाह का मतलब क्या हो कि अन्य अर्थ कोई वहन करे, अन्य अर्थ कोई वहन करे, अर्थात इनका कोई अपना अर्थ ही ना निकलता हो, इनका क्या हो, अपना कोई अर्थ ही ना निकलता हो, इसीलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। विश्वास मानिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन सीधे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अयोगवाह हैं, कौन से अयोगवाह हैं, तो वहां पर आपको दोनों बताना रहेगा कि अंग और आहा ये क्या है, आपके अयोगवाह हैं। ये संस्कृत से डायरेक्ट वर्णित हैं, ये क्या है, आपके संस्कृत से डायरेक्ट वर्णित हैं, इसीलिए क्या है, आपके ये अयोगवाह हैं। इनका अपना कोई अर्थ ही नहीं है, हमेशा ये स्वरों के साथ ही क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, ये स्वरों के साथ ही प्रयोग होते हैं। उम्मीद है आपको मेरी इतनी बातें जो है वो समझ में आ रही होंगी। तो आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं। कल जब हम लोग क्लास शुरू करेंगे तो स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, है ना, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। कल की क्लास में मुझे उम्मीद है स्वर का वर्गीकरण खत्म हो जाएगा। परसों की क्लास में फिर हम लोग व्यंजनों पर चलेंगे, और जो भी है इस सैटरडे तक मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपके वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अच्छे से करा दिए जाएं। हर टॉपिक खत्म होने के बाद उससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे जो लास्ट टाइम एग्जाम में पूछे गए होंगे, उन सारे प्रश्नों को हम लोग बड़े आराम से करेंगे, एक एक प्रश्न करके जो है हम लोग उसको करते हुए रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर में रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू।